हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से मंजू ज्ञान धारा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संज्ञा और उसकी भेद जानेंगे भी। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और पेपर की दृष्टि से कौन कौन से संज्ञा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो अब मैं देखते हैं भी। संज्ञा से पहले थोड़ी मैं आपको बता दूं कि भी पद, हम संज्ञा को किस में पढ़ते हैं? पद के भेद में पढ़ते हैं। संज्ञा को किस में पढ़ते हैं? इस पद के भेद में पढ़ते हैं। अब ये पद क्या है? किसी शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं ये। अब आप कहोगे कि ये शब्द कौन सा? वह शब्द जिसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वह शब्द जिसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है मोहन, कुछ भी ले सकते हो आप, राम भी ले सकते हो, श्याम भी ले सकते हो। तो जिस शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं उस वो शब्द क्या होता है? ये शब्द एक वर्णों का ऐसा समूह है जो अपने अंदर सार्थक अर्थ लिए हुए है। अपने अंदर जब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो देखो, मोहन आम खाता है। मोहन क्या करता है? मोहन आम खाता है। अब ये मोहन है वो एक शब्द न रहकर पद बन जाता है। मोहन अब एक शब्द न रहकर पद बन जाता है। अब अगर आपको पूछिए कि इसमें पद कौन सा है, तो इसमें संज्ञा पद है। इसमें पूछिए भी कारक कौन सा है इस वाक्य में, तो कर्ता कारक है। आपको याद रखना है भी, इसमें अगर आपसे पद पूछा जाए तो संज्ञा पद है और कर्ता कारक है। इसी प्रकार आगे देखो, आगे मैंने लिख रखा है भी विकारी शब्द क्या है। विसंज्ञा हमारी विकारी शब्द में आती है। वैसे विकारी शब्द 4 होते हैं, आगे बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। तो अब देखो आप, ये विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके अंदर लिंग, काल, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता हो, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, लिंग है, काल है, वचन है, कारक है, पुरुष है, ये 5 व्याकरण की महत्वपूर्ण कोटियाँ हैं। अगर उनके अनुसार किसी शब्द में कोई परिवर्तन आता है, किसी प्रकार का कोई विकार आता है, विकार पैदा होता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब कैसे देखो, उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे लड़का। लड़का क्या है? लड़का अगर लिंग में देखें तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और जब इसका स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। तो देखो, अब ये शब्द है लड़का और लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन आया है, तो ये लड़का किस में आता है? विकारी शब्द में आता है। इसी प्रकार ये लड़का क्या है? एक वचन है और मैंने इसके बना दिए लड़के। तो अब है वो किसके अनुसार परिवर्तन आया है? वचन के द्वारा विकार पैदा हुआ है, या वचन के द्वारा उसमें विकार आया है। यानी पहले लड़का था, लड़का से एक लड़का था और लड़का से लड़के यानी बहुवचन में हो गया, तो वचन के द्वारा विकार आया है। जब किसी में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार अगर कोई परिवर्तन आता है किसी शब्द में, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति है, वस्तु है, भाव है, स्थान आदि का बोध, बोध यानी ये जो मैंने बोध शब्द दे रखा है, इसका मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कराने वाले शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि विसंज्ञा के भेद। संज्ञा है वो कितने प्रकार की है? संज्ञा के भेद, तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो संज्ञा के भेद होते हैं 3।
संज्ञा के तीन भेद होते हैं, देखो कौन कौन से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पर अगर पूछे तो संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। क्यों? कि जातिवाचक संज्ञा को फिर 2 भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा को फिर 2 भागों में, एक समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। समूहवाचक को आप समुदायवाचक भी बोल सकते हो। अब समुदायवाचक या समूहवाचक क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता हो, यानी जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध या ज्ञान होता हो उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, भीड़ है, सम्मेलन है, टीम है, सेना है। अब आपको ये एक बात और ध्यान रखनी है, समुदायवाचक या समूहवाचक वो संज्ञा होती है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है टीम, तो खिलाड़ियों की टीम है। अब हम देखेंगे कि टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4, तो ये गिनने योग्य जो होती है वो समुदायवाचक या समूहवाचक कहलाती है। उसके आगे द्रव्यवाचक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे हम माप या तोल सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो जिसे हम माप या तोल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है? यहाँ लिख रखा है तांबा, बाजरा, चांदी। तो अब हम इसको देखो क्या करते हैं, माप या तोल सकते हैं। देखो अब बाजरा है, 1 बाजरा, 2 बाजरा, ऐसे गिन नहीं सकते ना। तो याद रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा अगण्य होती है, जिसे गिना नहीं जाता है, मापा या तोला जा सकता है। अब आगे देखो, मैंने लिख रखा है जातिवाचक संज्ञा की पहचान। यानी जातिवाचक संज्ञा का है क्या है? पूरी एक जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो दुनिया में उस जैसे व्यक्ति वस्तु अनेक होते हैं, केवल लक्षणों गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। केवल लक्षणों गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने नीचे दे रखा है, नदी है, पहाड़ है, भवन है। अब कोई नदी है, नदी क्या एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, भवन एक जाति है। जब हम नदी को देखेंगे, वो उसके बहने का, उसके बहाव का तरीका देखेंगे, वो बने उसका मतलब आकार देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये नदी है। तो केवल लक्षणों और गुणों के आधार पर, अब जब हम पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ है, ऊंचा बना हुआ है, भवन है, ऐसे ऐसे ईंटों से ऐसे बना हुआ है, तो हमको पहचान हो जाएगा कि हम केवल लक्षण और गुणों के आधार पर इसको पहचान सकते हैं। जो दुनिया में उस जैसे व्यक्ति और वस्तु अनेक होते हैं। जातिवाचक की ये पहचान है। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या दे रखा है? किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो विशेष होता हो, वस्तु विशेष होती है, उसके नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी क्या पहचान है? अब हमें देखना है कि दुनिया में वैसी केवल एक चीज़ होती है, हिमालय। जैसे मैंने दे रखा है हिमालय और गंगा। अब हिमालय तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हिमालय एक है। अब नदी तो बहुत सारी है, लेकिन गंगा एक है। इसीलिए आपको इसकी पहचान याद रखनी है कि एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दुनिया में वैसी केवल एक ही होती है, जैसे हिमालय, गंगा। तो इसकी पहचान में आप क्या याद रखोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान में आप याद रखोगे कि दुनिया में केवल एक है,
पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देखकर नहीं। पहले हम जब हिमालय को देखेंगे तो बाद में दूसरी बार देखेंगे तो हाँ, हमें पता चलेगा कि हाँ, ये तो हिमालय है, हमने पहले देखा है। तो इस प्रकार पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देखकर नहीं। गुणों के आधार पर नहीं पहचान सकते, इसमें गुणों के आधार पर पहचान नहीं हो सकती। अब आगे देखो, भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? जिस संज्ञा से व्यक्तियों या पदार्थों में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, दोष, भाव, स्वभाव का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से व्यक्तियों या पदार्थों में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, दोष, भाव, स्वभाव का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन आते हैं देखो, ये लिख रखा है मैंने, कोमलता, चतुराई, मिठास आदि। हम भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से, मतलब भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से बनती है। अब किस किस से बनती है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक से कैसे होता है देखो, ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये 5 प्रकार से इसका निर्माण होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। नंबर 1 में देखो जातिवाचक से, नंबर 1 में मैंने दे रखा है जातिवाचक से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, तो जाति में मैंने यहाँ लड़का दे रखा है। लड़का क्या है? लड़का एक जाति है, और इसमें मैंने क्या लगाया है? पन। क्या लगाया है? पन प्रत्यय लगाने से ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया, ठीक है। ऐसे ही मित्र क्या है? मित्र एक जाति है, और इसमें मैंने प्रत्यय लगाया ता। मित्र में ता प्रत्यय लगते ही मित्रता में बदल गया, तो मित्र तो एक जाति है। अब आप है ना एक वाक्य में प्रयोग करके देखना कि यह मेरा मित्र है। वाक्य बन रहा है ना कि यह मेरा मित्र है, लेकिन यह मेरी मित्रता ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो जिसको हम वाक्य में सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, और जिसको हम वाक्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रता को केवल महसूस किया जा सकता है। तो आगे देखो, नंबर 1 जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण हो गया। अब ये भी जाति है, युवक एक जाति है, इससे बना है यौवन भाववाचक संज्ञा। शिशु एक जाति है, शिशु या शिशुता ता प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब है सर्वनाम, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, कैसे? अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है, उसमें पन, अपनापन, पन प्रत्यय लगते ही वह भाववाचक संज्ञा बन गई। मम मतलब मेरा, मम का मतलब क्या होता है? मेरा। इसमें ता या तव प्रत्यय लगते ही ममता या ममतव भाववाचक संज्ञा में बदल गई। निज मतलब अपना, और निज तव, तव प्रत्यय लगते ही निज तव यानी भाववाचक संज्ञा में बदल गई। तो आपको याद रखना है, पहले मैंने आपको बताया जाति से भाववाचक संज्ञा, नंबर 2 पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखेंगे नंबर 3 पे, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, कैसे? जीना एक क्रिया है, जीना एक क्रिया है, और इससे बन गया जीवन भाववाचक संज्ञा। पीना एक क्रिया है, उससे बन गया पान भाववाचक संज्ञा। और जीतना क्या है? जीतना भी एक क्रिया है, उससे जीत बन गया भाववाचक संज्ञा। सजाना क्या है? सजाना भी एक क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बन गया सजावट। तो नंबर 3 क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण क्या है? अब ये भूखा, मतलब यह लड़का भूखा है। अब आपको देखना है भूख, यह लड़का भूख है, ऐसे वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते ना, यह लड़का भूखा है। तो जो भूखा, भूख क्या है? भूखा क्या है? विशेषण है, और
इस उससे भाववाचक संज्ञा बनी है भूख। भूख का विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है भूख। अब भयानक, यह दृश्य भयानक है, लेकिन यह दृश्य भय ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो यह दृश्य भयानक है, तो भयानक क्या है यहाँ पे, विशेषण है। और भय विशेषण से, भय भयानक विशेषण से भय भाववाचक संज्ञा बनी है। अब आगे है छोटा। छोटा क्या है, छोटा है विशेषण, और छोटा विशेषण से छुटपन यानी पन प्रत्यय लगते ही भाववाचक संज्ञा बनी है। तो ऐसे ही मीठा क्या है, मीठा है विशेषण, और मिठास आस प्रत्यय लगते ही मिठास बन गया। और बुढ़ापा, ये क्या है, बुढ़ा दे रखा है मैंने, बुढ़ा। तो बुढ़ा क्या है, बुढ़ा है विशेषण, और इसमें आपा प्रत्यय लगते ही क्या बन गया, बुढ़ापा। तो किस में बदल गया, भाववाचक संज्ञा में। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय, अव्यय यानी जिसका कभी व्यय न हो। चुप, चुप क्या है यहाँ पे, अव्यय है। और चुप्पी, ई प्रत्यय लगने से, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ई। इसमें चुप में मैंने चुप के अंदर प्लस ई लगाया है। ई प्रत्यय लगाते ही क्या बन गया, चुप्पी। ये दूर है, दूर में प्लस मैंने फिर ई लगाया है, ई प्रत्यय लगाते ही दूरी बन गया। ऐसे आपको याद रखना है। चुप से चुप्पी, दूर से दूरी। और व्यवहार से, यहाँ मैंने व्यवहारिक यानी इसमें व्यवहार में इक प्रत्यय लगा है। व्यवहार क्या है, अव्यय है। व्यवहार क्या है, एक अव्यय है, और इसमें एक प्रत्यय लगते ही ये व्यवहारिक हो गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। अब आगे देखो, यहाँ कुछ मैंने विशेष बातें लिखी हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पर ध्यान देना। नोट लगा के लिखा है, कुछ विशेषण शब्दों के बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कोई मानो विशेषण है, अगर हम उसको एक वचन से बहुवचन में कर देते हैं तो वो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब विशेषण क्या है, अब ध्यान दो, ये प्रश्न मैं बोलती हूँ कि सरकार को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का आदर करो। तो यहाँ नीचे जो मैंने प्रश्न लिखा है, गरीबों, मतलब मैंने बनाया गरीब, ये क्या है गरीब, ये जो मैंने दिया है ना, ये गरीब, ये गरीब तो है विशेषण, और ये लोग हैं संज्ञा। तो मैंने किसकी मतलब विशेषता बताई है, गरीब लोगों की। तो इस गरीब को मैंने क्या कर दिया है, गरीबों यानी एक वचन से बहुवचन में बदल दिया है। जैसे ही कोई विशेषण आपको दिखाई दे, अगर एक वचन है और उसको अगर बहुवचन में बदला गया है, तो वो एक वचन से बहुवचन में बदलते ही वो जातिवाचक क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगी। अभी ध्यान रखो, आगे लिखा है बड़े, यानी बड़े लोगों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। यहाँ बड़े तो क्या है, विशेषण है, और लोग क्या है, संज्ञा है। लोगों क्या है, संज्ञा है। और मैंने बड़ों का आदर करो, इसमें ऐसे बदल दिया, बड़े को बड़ों कर दिया, करते ही वो क्या हो गया, विशेषण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है आपको और उसका अगर आप बहुवचन बनाते हो तो वो जाति में बदल जाती है। कैसे, नीचे प्रश्न लिखा हुआ है कि आज हरिश्चंद्रों का अकाल है। ये मैंने जो दे रखा है हरिश्चंद्रों का अकाल है, ये हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र पहले एक हरिश्चंद्र हमारे सत्यवादी राजा हुआ करते थे। तो हरिश्चंद्र एक नाम देखो, हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्ति है। और एक व्यक्तिवाचक को जब हमने बहुवचन में बदल दिया तो वो क्या हो गई, जाति विशेष के लिए हो गई। तो यहाँ हरिश्चंद्र है वो किसके लिए आया है, जाति विशेष के लिए आया है, क्योंकि हमने उसको एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया है। आज हरिश्चंद्रों का अकाल है, यानी आजकल इतने हरिश्चंद्र नहीं रहे हैं, अकाल है। आस पास के रावणों से बचो, यहाँ रावणों से मतलब रावण की बुराई से लिया गया है। रावण एक व्यक्ति था, तो उसकी जो बुराई थी उसे बचने के लिए हमें बताया कि आसपास के रावणों से बचो, यानी रावण से रावणों कर दिया, यानी एक वचन था उसे बहुवचन में बदल दिया। यानी व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष की बात को
पूरी मतलब सभी रावणों के लिए, सभी बुरों लोगों के लिए प्रयुक्त कर दिया गया। इसीलिए ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। इसी प्रकार आगे है, समाज में जयचंद भरे पड़े हैं। जयचंद कौन? जयचंद, ये जयचंद शब्द का प्रयोग देशद्रोही लोगों के लिए हुआ है। जो वो जयचंद जिन्होंने पृथ्वीराज के साथ धोखा किया था, वो जयचंद। तो वो अगर एक व्यक्ति विशेष के लिए आता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन उस जयचंद शब्द को पूरी जाति के लिए प्रयोग किया गया है कि समाज में जयचंद भरे पड़े हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक से ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब आगे देखो, आगे लिखा है मैंने, ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति दे रखी है उसी हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना है। तो कैसे? गांधी एक जाति है। गांधी शब्द, गांधी सभी जाति के लिए उपयुक्त होता है। गांधी एक जाति है, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का पालन, यहाँ देखो, गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। तो ये बात किसके लिए आ गई? एक व्यक्ति विशेष के लिए आ गई, जाति होते हुए भी। मतलब किसको फोकस किया गया है? यहाँ महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? जाति से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नेता एक जाति है। अगर पूरी जाति के लिए आता, नेता लोगों ने ये किया है, नेता लोगों ने वो किया है, तो हम यहाँ जाति लगाते हैं। लेकिन नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो किस नेता के लिए कह रहा है? ये केवल सुभाष चंद्र बोस के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए ये नेता शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए जाति से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया है। अब पंडित क्या है? पंडित भी एक जाति है, लेकिन पूरी जाति के लिए न आकर यहाँ दिया गया है कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किसके लिए ये फोकस किया गया है? एक व्यक्ति विशेष के लिए। यहाँ गांधी जी एक व्यक्ति विशेष है, सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति विशेष है, और ये पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा गया है। तो अगर कोई जाति किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा? जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, संज्ञा को दो रूपों में होता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त रूप में, मूर्त जिसका कोई आकार मूर्ति हो, वो जिसमें रखा जाता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को। व्यक्ति एवं वस्तु जो इंद्रिय गम्य हो, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, वो मूर्त में रखे जाएंगे। ठीक है, उस मूर्त में एक तो आएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा और एक आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जो हमारी इंद्रिय गम्य हो, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, जिसे हम हमारे मतलब छू सकते हैं, चख सकते हैं, वो मूर्त में आ जाएंगे। और अमूर्त में आपको ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा आएगी। यानी भाव है, विचार है, अवधारणा है, जिसे केवल ही मन महसूस कर सकते हैं, जिसे केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम है, घृणा है, उत्साह है, निराशा है, इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त में आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आगे देखो, आप परीक्षा की दृष्टि से मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको याद होने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपसे पूछे कि संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, तो उत्तर देना है आपको। मुख्य रूप से पूछे तो उत्तर देना है आपको 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको बताना है विकारी है। विकारी क्या होता है? अब आपको ये पूछे भी विकारी शब्द है वो क्या होता है, तो लिंग, काल, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार जिसमें जिस शब्द में विकार आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाता है। अब आगे देखो, ये दे रखा है मैंने, विकारी शब्द कितने होते हैं, पहले ये पूछे ना, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है भी विकारी शब्द कितने होते हैं, तो आपको उत्तर देना है भी 4 होते हैं। फिर ये प्रश्न बनता है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। इसमें लिंग, काल, वचन, कारक, पुरुष
जो व्याकरण की जो 5 कोटियाँ हैं उनके अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको विकारी शब्द कहते हैं। आगे फिर मैंने लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा दे रखी है, मतलब जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति, पूरी जाति का बोध करवाने वाला जो शब्द होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने नीचे दे रखा है, देखो भी लड़का एक जाति है, मेज एक जाति है, गाय एक जाति है, इसी प्रकार आपको याद रखना है। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष के नाम का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो नीचे मैंने देखो क्या दे रखा है, ये राम है, जयपुर है, रामायण है, तो राम यहाँ व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, जयपुर यहाँ स्थान विशेष का बोध करा रहा है, रामायण यहाँ वस्तु विशेष का बोध करा रहा है। तो किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम का बोध अगर होता हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखो आप, भाववाचक क्या है, व्यक्तियों या पदार्थों में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, दोष, भाव, स्वभाव आदि का जो बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंध है, चल है आदि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण मैंने आपको बता दिया कितने प्रकार से होता है। ये आपसे पूछे ना तो आपको बताना है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। फिर आपसे आगे पूछे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो किन किन से होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो किन किन से होता है, तो आपको याद रखना है किन किन से होता है। एक तो जातिवाचक से होता है, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, और आगे पांचवा है वो अव्यय से होता है। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। फिर नीचे आगे और क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे, मतलब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दे रखी है और उसको जाति में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। जैसे कुंभकर्ण व्यक्ति है, भविष्य एक व्यक्ति है, इसको हमें जाति में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। देखो वह परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा, यहाँ कुंभकर्ण का मतलब आलसी से लिया है, बन बैठा यानी बहुवचन में प्रयुक्त किया है। जब कोई व्यक्ति विशेष होता है, व्यक्ति विशेष की बात होती है और सभी जाति के लिए बोली जाती है तो वो व्यक्ति से जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे यहाँ मैंने दे रखा है, ये दे रखा है कुंभकर्ण और भविष्य, ये आपको पता है रावण के छोटे भाई थे कुंभकर्ण और भविष्य, एक व्यक्ति विशेष थे, लेकिन वह परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। यहाँ कुंभकर्ण का अर्थ है वो आलस से, आलसी लोगों से लिया गया है, न कि कुंभकर्ण से, आलसी लोगों से लिया गया है। यानी एक व्यक्ति का नाम अगर संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब आगे भविष्य देखो, आप तो पूरे भविष्य निकले, तो यहाँ भविष्य, भविष्य के मतलब घर का भेद उजागर करने वाले लोगों से लिया गया है, न कि एक व्यक्ति से। तो पूरी जाति के लिए हुआ है, उनके लिए जो घर का भेद उजागर करते हैं, इसलिए व्यक्ति से क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब आगे मैंने आपको संज्ञा पढ़ाने का ये थोड़ा मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्सों से प्रयास किया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स।